नमस्कार, मैं एसपी सिंह। इतिहास विषय पढ़ाने के लिए इतिहास विषय से संबंधित चर्चाएं कर हुई थी। मैं सेंटर डायरेक्टर अयोध्या सेंटर प्रयास इंस्टीट्यूट सर्किल और फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आप लोगों को इतिहास विषय को लेकर के कुछ चर्चाएं मैंने की थी। आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं हिस्ट्री को, और हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना और समझना है। हिस्ट्री की दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठा हम पढ़ रहे हैं, तो इतिहास विषय का जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कितना रोल है और कहाँ से है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। और ये दो बिंदुओं पर निर्भर करता है कि इतिहास विषय की जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि इतिहास में एक होती है निरंतरता, कंटिन्यूटी, और एक होता है परिवर्तन। निरंतरता और ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण। चेंज, प्रश्न हमेशा यहीं से उठते हैं, और इस निरंतरता और परिवर्तन को समझने के लिए इतिहास विषय के पूरे सिलेबस को समन्वित ढंग से एक क्रमबद्ध व्यवस्था में सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान लें, ये आसान हो जाएगा। प्रश्न हम कहां से प्री के उठाए और कहां से मेंस को उठाए और उसका विश्लेषण कैसे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत करते हुए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बातें न करके टॉपिक पर हम आते हैं। हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, उसकी निरंतरता और परिवर्तन को ही समझना है। तो सबसे पहली बात इतिहास विषय में हम लोगों को क्या जानना है? सबसे पहली बात जानना है इतिहास क्या, एक परिचय। व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? और एक लाइन में, क्योंकि मैं व्याख्या इसके बाद में करूंगा, अभी मुझको सिलेबस को एक क्रमबद्ध व्यवस्था में, सीक्वेंशियल फॉर्म में रखना है ताकि कंटिन्यूटी को हम लोग समझ सकें। क्या है? तो इतिहास संस्कृति और सभ्यताओं का, पहले संस्कृति और सभ्यताओं का है, यानी हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब जो मैंने निरंतरता और परिवर्तन की बात की वो इसी में समाई है। अगर हम संस्कृति को उठाएं, अगर हम कल्चर को उठाएं, यहां से हमको निरंतरता प्राप्त होगी, क्योंकि संस्कृति के जो तत्व हैं वो मूल और प्राकृतिक होते हैं, और परिवर्तन इन्हीं मूल और प्राकृतिक प्राकृतिक तत्वों को संसाधनों के रूप में रिसोर्सेस के रूप में विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयोग करके कुछ नया बनाते हैं, अपने अनुकूल, अपने जीवन को और सुखमय और कंफर्टेबल बनाने के लिए कुछ नया बनाते हैं। वो सभ्यता, वो लगातार परिवर्तन होती रहती, क्योंकि साइंस में नई नई खोजें होती रहती। संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, लेकिन संस्कृति थोड़ा धीमी गति से परिवर्तित होता है, स्लो चेंज होता है संस्कृति। सभ्यताओं में थोड़ा सा चेंज तेज गति से होता है। तो इतिहास संस्कृति और सभ्यताओं का अध्ययन है।
और संस्कृति के जो तत्व है, संस्कृति के जो तत्व है, जो एलिमेंट है जिससे संस्कृति निर्माण व्यवहारों से होती है, 4 तत्व होते हैं। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, और धार्मिक यानी कि रिलीजियस। ये 4 तत्व होते हैं, 4 प्रकार के व्यवहार हैं जिनका सैद्धांतिक स्वरूप संस्कृति के रूप में होता है, और इन्हीं में भौतिक परिवर्तन जब होता है, फिजिकल चेंज जब होता है, तो सब ये इतिहास है। अब इसमें आपको अगर निरंतरता और परिवर्तन को समझना है, नो डाउट हमको संस्कृति और सभ्यता को ही उठाना पड़ेगा। तो पूरा इतिहास संस्कृति और सभ्यता के दायरे में हम लोग पढ़ते हैं। भाषा ही है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यताओं का अध्ययन है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, इतिहास कब से प्रारंभ होता है? इतिहास कब, शुरुआत कब से? तो यार ये बीती भी बातें इतिहास की होती है, बीत गया वही इतिहास। हालांकि ये संस्कृति सभ्यता समझे जो बीत गया उसका कौन सा हिस्सा इतिहास है। फिलहाल बीती तो आज की थोड़ा ना बीती है यार। बीती आप पास्ट में जाओगे तो कितना पास्ट जा सकते हो। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के पहले की स्थिति, फिर प्रारंभिक सूर्य, मतलब जितना पुराना हो सकते जाओ। तो इतिहास कब से शुरुआत माने, ये समस्या का विषय है। तो इतिहास कब से को अगर जानना है, प्रारंभ कब से करें, तो हमको लगता है कि इतिहास की बीती बात को जानने के लिए हमको क्या चाहिए? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं प्रमाण यानी कि एविडेंस। इतिहास के लिए किसकी जरूरत है हमको? एविडेंस, प्रमाण। बिना प्रमाण के इतिहास नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। और प्रमाण को भी कैसे? प्रमाण बिल्कुल ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक होने चाहिए। कहीं सुनी बातें कथाएं और कहानियों के रूप में जो इतिहास सामने आता है उसको लोग सुन तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। और जब मानेंगे नहीं तो इतिहास अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास का अपना महत्व है। तभी तो इतिहास विषय के रूप में लोग पढ़ते हैं। अगर इसका महत्व न होता, इसका कोई रोल न होता आज के समय में, तो इतिहास विषय को पढ़ते ही क्यों? एक्चुअली हम वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इतिहास से प्रेरित होकर के ही कर रहे हैं। तो कोई आप लोगों को बताता है, स्टूडेंट्स को बताता है भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, आईएएस बनोगे, कुछ किताबें हैं, कुछ सर लोगों से गाइड ले लो, गाइडेंस ले लो, और पढ़ो, आप आईएएस बन सकते हो। तो वो क्यों मानेगा उस बात, क्यों सुनेगा उस बात? इस आधार पर सुनेगा क्योंकि किसी ने इसके पहले यानी इसके इतिहास में ऐसा करके वो चीज गेन की है, और उसके जो तथ्य हैं, उसके जो फैक्ट हैं, वो प्रमाणिक रूप से रखता, भाई ऐसा करो क्योंकि ऐसा हुआ, ये वो विश्वास कर लेता उसका। अगर वो अप्रमाणिक होते, पिछली बात तो वो सुन तो लेता लेकिन करता नहीं। तो इतिहास का रोल है वर्तमान के निर्माण में, वर्तमान का आधार है इतिहास। इसलिए इतिहास के तथ्य प्रमाणिक होने चाहिए। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये प्रमाण, बिना प्रमाण के इतिहास। अब प्रमाण की एथेंटिसिटी यानी प्रमाणिकता कैसे हम जांचें, और इतिहास की शुरुआत। तो पहला जो प्रश्न था मेरा कि इतिहास कब से, भाई इसका तो साधारण सा उत्तर है, प्रमाण मिले तब से, प्रमाण मिले तब से।
इतिहास कब से? प्रमाण मिले तब से। पहली चीज तो ये है। अब प्रमाण की एथेंटिसिटी पर हम लोग ध्यान देंगे कि प्रमाण मिले तब से, लेकिन प्रमाण की एथेंटिसिटी क्या है, प्रामाणिकता क्या है। प्रमाण को ही माने जाएंगे, इतिहास को ही माने जाएंगे जो प्रमाणिक हो। तो इसी प्रमाण के आधार पर इतिहास 3 भागों में। भाई किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के इतिहास की प्रामाणिकता के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहली बात तो ये कि उसके बारे में जानकारी, यानी कुछ लिखा हुआ मिल जाए, साहित्य। दूसरी बात, लिखा हुआ मिल गया, हमने पढ़ लिया, अब माने कैसे कैसे ही है, जो कुछ भी जानकारी मिली वो जानकारी लेने के बाद उसके पुरातात्विक प्रमाण, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक प्रमाण, इसके पूरा जो पढ़ा फिर इसका मतलब वही देखा, तो जो पढ़ा वही देखा, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको हम सबसे प्रमाणिक मानते हैं। ये प्रमाणिकता का आधार है, ये प्रमाणिकता का बेस है, यहाँ से प्रमाणिकता को बरतते हैं। तो प्रमाण मिले तब से इतिहास, तो प्रमाण के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक साहित्यिक प्रमाण होते हैं, प्रमाण 2 प्रकार के, एक साहित्यिक प्रमाण यानी लिटरेरी एविडेंस, और दूसरा है पुरातात्विक प्रमाण, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। साहित्यिक और पुरातात्विक 2 प्रकार के प्रमाण होते हैं। अब इन्हीं प्रमाणों की उपलब्धि के, प्रमाणों की उपलब्धता के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। बिल्कुल स्टार्ट करें। पहला, हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट according to a type of evidences. Which are 2 types? कौन? Literary and archaeological. The first name of history, a first division of history is known as by the name of prehistory. Prehistory प्रागैतिहास। पहला भाग प्रागैतिहास है, प्रागैतिहास प्रीहिस्ट्री कहते हैं। कब? भाई देखो, साहित्यिक साक्ष्य पाने के लिए, साहित्यिक साक्ष्य देखो ढूंढ लो, चलो साहित्यिक साक्ष्य के लिए भाई 2 चीजें, भाई व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी तो साहित्य लिख पाएगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, साहित्य कहाँ से पाएगा, साहित्य कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो अब आप कल्पना कीजिए कि प्रारंभिक मानव, पृथ्वी आई, पृथ्वी के बाद जीव आए, जीवों के बाद में मनुष्य जैसा जीव आया, फिर मनुष्य जैसा जीव इवोल्यूशन यानी विकास के कारण मनुष्य के वर्तमान फॉर्म तक आते आते इतने सालों बाद वर्तमान फॉर्म में आया। तो वो जो प्रारंभिक मानव जिसको हम आदि मानव एप्स के रूप में जानते हैं, आप सोचो वो पढ़ा लिखा जानता था कि नहीं जानता? नहीं जानता था। अब उसका इतिहास हमको पढ़ना है तो उसके बारे में साहित्यिक स्रोत कहाँ से मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो साहित्यिक स्रोत तो लेखन कला के बाद यानी राइटिंग स्किल के बाद ही मिल सकती है, यानी पढ़े लिखे होने की जानकारी जब लोगों को हो गई तभी से साहित्यिक स्रोत था। तो ये तो बिल्कुल शुरुआती इतिहास बताने में से, लेकिन हमको आदि मानवों के बारे में जानकारी मिल सकती है कहां से? आर्कियोलॉजिकल।
क्योंकि उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियार, उनके द्वारा निवास के लिए बनाए जाने वाली गुफाएं, उनके द्वारा जंतुओं का भक्षण और भक्षण के बाद जो मांस वगैरह, हड्डियों वगैरह के अवशेष या वैसे भी तमाम हड्डी के अवशेष, इन सब तमाम अवशेष यानी पुरातात्विक जो प्रमाण है, इन पुरातात्विक प्रमाणों को खोज और खुदाई के बाद इनका जब पता चलता है तो इनके बारे में जानकारी हमको आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिल जाती है। और आर्कियोलॉजिकल इसका मतलब साहित्यिक साक्ष्य से पहले से या पहले के बारे में जानकारी दे सकता है। और साहित्यिक साक्ष्य से पहले आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हमको हमारे पास हो सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है इतिहास का, पहला सेक्शन है प्री हिस्ट्री प्राग इतिहास, ये तो उन आदिमानवों का इतिहास है जब केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, केवल पुरातात्विक साक्ष्य, खुदाई वगैरह के बाद ये सब सारी जानकारी। अब प्रमाण है कहीं से किसी भी रूप में मिले, इतिहास की शुरुआत तो यहीं से, लेकिन अब उसमें एथेंटिसिटी के आधार पर इतिहास 3 भागों में बांटा गया है, कौन किस दायरे में रखा है। दूसरा भाग, the second section of history is known as by the name of history। तो दूसरा सेक्शन है इतिहास का, वो आद्य इतिहास, यानी प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। कैसे? इसके लिए जानकारी, कौन सी जानकारी है प्रोटो हिस्ट्री में? भाई जानकारी तो दो ही है, आर्कियोलॉजिकल है, लिटरेरी है। एक्चुअली लिटरेरी एविडेंस है तो यहाँ पर, आर्कियोलॉजिकल तो है पहले से, कभी भी है। लिटरेरी एविडेंस यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन प्रारंभिक भाषा है, प्रारंभिक लिपि है, ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने लिखा है, सबके बस की बात है। प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक लिपि, वही लिखे वही समझे। आज जब प्रमाण के आधार पर उनके साक्ष्य मिले, लिपियां प्राप्त हुई, लेकिन समस्या पढ़ी नहीं जा सकती। तो साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध तो है, लिटरेरी एविडेंस है तो, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, could not be read, पढ़ी नहीं जा सकी। इतना ही पता चलता है कि मानव आदि मानव नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा था, बट क्या पढ़ा लिखा था ये नहीं पता, पढ़ा लिखा था। तो खैर आदि मानव के श्रेणी में रखेंगे, और जानकारी के लिए फिर डिपेंड करना पड़ता है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से ही उनका पूरा इतिहास लिखा जाता है। तो जहां पर लिटरेरी एविडेंस हो लेकिन वो पढ़ा ना जा सके, लेकिन उनको आदि मानव की कैटेगरी में भी रखा ना जा सके, क्योंकि मानव पढ़ा लिखा है, पता है, हम भले नहीं पढ़ पाए, हमारी कमी है, पढ़े लिखे थे। इस तरीके से इस इतिहास को हम आद्य इतिहास, ये सेकंड सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। तीसरे चरण में, तीसरे सेक्शन में रियल हिस्ट्री यानी कि वास्तविक इतिहास की शुरुआत। रियल हिस्ट्री, वास्तविक इतिहास, ये कब से, भाई तो कब से वाली डेट तो बाद में डिक्लेयर करेंगे। अब सीधे सीधे मानिए आप कि जब लिटरेरी एविडेंस उपस्थित हो और पढ़ लिए गए हों, यानी साहित्य है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही। तो जब हमारे पास लिटरेरी एविडेंस है और हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है,
लिटरेरी एविडेंस पढ़ लिए गए, जो पढ़ेंगे लगभग वही देखेंगे। तो कहने का मतलब इतिहास, रियल हिस्ट्री कब से, साहित्यिक साक्ष्यों से मिले हुए प्रमाण, जितनी मात्रा में आर्कियोलॉजिकल साक्ष्यों से मिले हुए प्रमाण है उसको मैच करता है, सुमेलित करता है। फिर से सुनिएगा, लिटरेरी साक्ष्यों से मिले हुए जो प्रमाण है, जो जानकारी है, जितनी मात्रा में उसकी जानकारी की जितनी मात्रा में आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों से मैच कर लेती है, सुमेलित कर लेती है, मतलब जो पढ़ा जाता है उतना देख भी लिया जाता है, उतनी मात्रा में वास्तविक इतिहास का जन्म होता है। मतलब उतने मात्रा को हम वास्तविक इतिहास, तो लिटरेरी एविडेंस उपस्थित है, पढ़ लिए गए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही, और दोनों को जब सुमेलित कर लिया जाता है, दोनों एक दूसरे से प्रमाणित कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, मैच करा लिया जाता है, उतने हिस्से को जितना मैच हो जाता है, सुमेलित हो जाता है, हम इतिहास के लिए चाहिए प्रमाण। इतिहास की शुरुआत तब से होती है जब से प्रमाण मिले। सबसे पहला प्रमाण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, साहित्यिक मिले नहीं है। फिर जब पहली बार साहित्यिक मिले तो पढ़े नहीं जा सके, फिर लास्ट में साहित्यिक भी पढ़े जा सके और आर्कियोलॉजिकल भी उपलब्ध मिले। इसी आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए, अच्छा सा समझने के लिए, सर्वाधिक इतिहास पर विश्वास करने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहास इतिहास, आर्य इतिहास और इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। और इस तरीके से हिस्ट्री की शुरुआत होती है। प्री हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, देखेंगे क्या है। तो प्री हिस्ट्री से स्टार्ट। History is divided in 3 parts. First is prehistory, यानी कि प्रागैतिहास, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित, बेस्ड ऑन ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित, बेस्ड ऑन ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। वो एविडेंस कौन सा था? पुरातात्विक। वो एविडेंस था स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स, पत्थर के औजार। वो क्या था? पत्थर के औजार। अब पत्थर के औजारों के आधार पर इतिहास, तो प्रागैतिहास का जो प्रमाण है केवल पत्थर के औजार है, इसलिए इसका जो एग्जाम्पल है पढ़ते हैं जिस नाम से पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज, स्टोन पाषाण, पाषाण काल से प्री हिस्ट्री की शुरुआत। ठीक है। मानव का जो स्वरूप है, अभी यहाँ पर जो मानव है, जो जीव है, जिनका इतिहास है, वो अभी आदि मानव है। क्या है? आदि मानव, यानी कि होमोनिड्स, इन्हीं को कहा गया है होमोनिड्स, आदि मानव। मानव नहीं है, मानव जैसे प्राणी है ये, मानव जैसे प्राणी।
कैसे बानर जैसे मानव जैसे प्राणी, प्राणी कौन है? प्राणी है बानर, क्या मतलब नहीं, वो पुराने अनुमान एप्स जिसको कहा जाता है, एप्स। और इनके प्रमाण हमको मिले हैं जीवाश्मों से, इससे जीवाश्मों से यानी कि फॉसिल। बात समझ रहे ना? अच्छा नहीं समझ रहे तब भी कोई पूछने के लिए तो बैठा नहीं आए, तो कोई पूछना चाहे तो एक बार तो हम पहले बता दें फॉसिल जीवाश्म क्या है। हालांकि हाई स्कूल साइंस में पढ़ाया जाता है कि चट्टानों के, देखो चट्टाने ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार की चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, अग्निय चट्टान। इसमें कोई परत, कोई लेयर नहीं होती है, ये अत्यधिक तप्त होता है, फिर बहुत तेजी के साथ जब ठंडा होता है इसके रोए बहुत छोटे छोटे दाने, बहुत छोटे छोटे रवे एकदम से, इसमें कोई गैप नहीं होता, इसका जो डेंसिटी, इसका जो घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। धात्विक इसमें चीजें ज्यादा पाई जाती। दूसरा जो चट्टान है उसको कहते हैं क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान, उसको कहते हैं अवसादी परतदार, परतदार। जब धीरे धीरे तापमान कम होता है तो परत दर परत लेयर्स बनते हैं पृथ्वी में, तो इसी में पाए जाते हैं ये जीवाश्म। कैसे? चाहे जीवों के जो अवशेष होते हैं, एक परत आई तो उसके ऊपर दूसरी परत धीरे धीरे करके दब जाते हैं, और दिनों तक जब दबे पड़े तो कुछ अवशेष नहीं भी मिले ना, डिस्ट्रॉय हो जाए तो कम से कम 2 परतों के बीच दबे होने के नाते उनके निशान मिल जाए, वो भी जीवाश्म के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। और तीसरा फैक्ट्री चट्टाने, चट्टाने इसके बारे में चट्टाने तो ना पढ़ रहे हैं, तो फॉसिल पढ़ रहे हैं, तो जीवाश्म के रूप में इन चट्टानों के बीच में दबे हुए मिले बानर का स्वरूप प्राकृतिक। ये लगभग देखिए इनकी डेट्स अगर आप पूछना चाहेंगे कि आज से कितने 100 वर्ष या कितने हजार या कितने लाख वर्ष, लेकिन आप सोचो कि इनके औजार जो मिले हैं इनके लिए, तो इनको कितना पुराना माना जाए, इसके लिए जानकारी कैसे, इसके लिए जानकारी हमको आज के विज्ञान से कार्बन डेटिंग के माध्यम से, देखो विज्ञान की पद्धति बहुत पुराने पुरातात्विक चीजों की एज निकाले, क्योंकि कार्बन के 3 अप्रोच, कार्बन का एक अप्रोच होता है C14, C14 की एक विशेषता होती है, निर्धारित समय में एक निर्धारित मात्रा क्षय हो जाती है, निर्धारित समय में ही निर्धारित मात्रा क्षय होती है, तो डेफिनेटली एक निर्धारित समय में वो घट करके आधा हो जाती है, जिससे इसकी अर्धायु काल कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु की अर्धायु काल, प्रत्येक कार्बनिक वस्तु की अर्धायु काल होती है, तो उस अर्धायु काल से हम उसमें C14 की मात्रा को चेक करिए, कितनी मात्रा क्षय कितनी बची है, और उसकी कुल मात्रा 100% देख लेते हैं, कितनी मात्रा क्षय कितने वर्षों में हुई है, गुणा गणित लगा करके मैथमेटिक्स लगा निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर कार्बन डेटिंग के माध्यम से इनकी प्राचीनता का पता कितने सौ साल पुरानी निकाला जाता है। जीवाश्मों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलती है। पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं इसको, प्रागैतिहासिक संस्कृति, इसको लोग ठीक है। कार्बन डेटिंग के आधार पर पाषाण काल को जो माना गया है वो इसमें बहुत ऑथेंटिक डेट नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट कितने 100 साल पुराने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं, बाद में तो 25 लाख वर्ष पुराना ये सब बताया, धीरे धीरे करके संशोधन हुआ। तो मैंने निष्कर्ष निकाला है कई लोगों को जहाँ से ये प्रागैतिहासिक संस्कृति पढ़ने के बाद एकदम से मैं तो
भाई इतिहास पढ़ रहे, इतिहास सभ्यता और संस्कृतियों का अध्ययन है। जब से तुमको संस्कृति में थोड़ा बहुत भी लक्षण मिलेंगे कल्चर के, हम तो वही मानेंगे। तो कई लोगों का अध्ययन करने पर मैंने डिस्कस निकाला वो कि करीब 5 लाख बीसी, 5 लाख वर्ष पहले, आज की ईसा पूर्व में ऐसे पाषाण कालीन मानवों का पता प्रमाण मिलते हैं। 5 लाख बीसी। और पाषाण के औजार यानी पत्थरों के औजार, स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर इनका इतिहास लिखा गया है। जबकि सोर्स एकमात्र साधन, एकमात्र प्रमुख साधन, बीच में थोड़ा बहुत अलग अधिग्रहण होते हैं, बट मेन जो आधार रहा है इनके इतिहास के बारे में जानकारी देने का, वो पत्थर के औजार रहे हैं। और वो तब तक अपने महत्व को बनाए रहे हैं एविडेंस के रूप में, कब तक, करीब करीब 2 या 3000 ईसा, 3000 बीसी, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2 अथवा 3000 बीसी के बीच का जो इतिहास है, पाषाण कालीन इतिहास है, क्योंकि इसके बीच में एविडेंसेस आते गए हैं, लेकिन मेन एविडेंस पत्थर के औजारों का है, इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। 5 लाख से 2-3 केवल पत्थर के औजारों का जो इतिहास है, प्रागैतिहासिक संस्कृति के नाम से अगर इसको हम जाने, इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़े, तो प्रागैतिहासिक संस्कृति वे संस्कृति है, थोड़ा बहुत परिवर्तन स्लो मोशन में, स्लो स्पीड में तो होता रहे। एक्चुअली है क्या कि जिस प्रकार से इनकी लाइफ स्टाइल शुरू हुई है ना, वो लाइफ स्टाइल धीरे 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 आज की मानव की स्थिति आप देखिए, और आप इनकी बिल्कुल स्टार्टिंग की बात आदि मानव से इनको जोड़ के देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत विकास का परिणाम है, कितने चेंज हुए होंगे। तो परमाणु के आधार का इतिहास है, इतने ड्यूरेशंस को हम पाषाण काल तो कहते हैं, लेकिन इंटरनल चेंज बहुत है, और उन्हीं इंटरनल चेंज के आधार पर पूरा 3 भागों में पाषाण काल। इतिहास में कालखंड विभाजित तभी होता है, एक काल समाप्त होता है, अगला काल आता है, जब एक संस्कृति जाती है और एक दूसरी संस्कृति आती है। संस्कृतियों में परिवर्तन के आधार पर ही इतिहास में कालखंड विभाजन होता है, ध्यान दीजिए। तो इस आधार पर ये 3 भागों में विभाजित है, प्रागैतिहास, प्री हिस्ट्री, पाषाण काल। जिसमें पहला काल है पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक 5 लाख से स्टार्ट करें, 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, करीब 4,90,000 वर्षों का इतिहास है ये। और दूसरा चरण देखो परिवर्तन इतने साल तक फिर कुछ दिखा नहीं, तभी इतना लंबा चला ये। एक्चुअली प्रारंभ में परिवर्तन होता, जब परिवर्तन एक बार शुरू हो गया ना, तो फिर बहुत तेजी के साथ होता है। जब तक नहीं, जैसे कोई टॉपिक हम किताब लेके पढ़ना शुरू करें ना, तो बात नहीं समझ में आती है, तमाम सारे टॉपिक नहीं, जो टॉपिक नहीं समझ में आता पढ़ करके अनुभव कीजिएगा, वो नहीं आता। अच्छा, वो लगातार बहुत दिनों तक नहीं आता, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी
तो 10-10 दिन, एक-एक महीने नहीं समझ में आएगा। हम पढ़ते रहेंगे, रट लेंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा। साल-साल भर कोई चीज नहीं समझ में आती, किसी को कोई बात 4-4 साल 5-5 साल बाद समझ में आती है। मैं झूठ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली बात समझ में आ ही जाना तो फिर गड़बड़ का है ना। सिविल सर्विसेज तैयारी बहुत लोग करते, बहुत लोग सफल होते, बहुत लोग असफल होते। असफल तो होने वाले कौन है, नई बात समझ में आती है। समझ उनको तब आती है जब ये ग्रुप निकल जाता है। 40 के हो जाते हैं, पीसीएस के लिए 40 हो गया है, 40 के पार हो जाते हैं, और अगर केवल आईएएस क्वेश्चन में तो 32 पार हो जाते हैं, तब बात समझ में आती है। नहीं आती बात समझ में, समय के हिसाब से कहाँ समझ में आती। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर क्रमशः आता रहेगा। नहीं तो भाग्य दुर्भाग्य की बात है। हमको तो लगता है ना भाग्य दुर्भाग्य की जो बंटवारा करते हैं ना, हम तो इसे बांटे, जिसको समय के साथ समझ में आ जाए ना वही भाग्यशाली है। नहीं तो समझदार दुनिया है, कोई ना समझ नहीं, बस उनको समय के बाद ही समझ में आता है। हाँ, तब तो ढूंढते हैं किसको ढूंढे, कहाँ से नया नया भाग्योदय, फिर उनका भी बिजनेस हो जाता है। तब हम बाबा लोग बैठे हैं ना, जो कृपा पर रिलीज करते हैं कुछ खास क्रिया कर्म के बाद ही रिलीज करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। समझा कुछ क्या है दूसरी बात। तो कुल मिलाकर के चेंज यहाँ पर दिखा नहीं कुछ इतना लंबा, परिवर्तन नहीं होता तो नहीं होता है, समझ में नहीं आता, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जब होता तो चेंज एक साथ होता। जैसे अभी आप देखिए 10,000 बीसी, अब 10,000 बीसी तक 4,90,000 वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद जो परिवर्तन दिखाने की चीज आई मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक, 10,000 BC टू 4,000 BC तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। और इसमें भी बीच में इसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद सीधे नव पाषाण काल आता है। 4 आते, अब ये 4 आते नहीं, ये नव पाषाण काल है, न्यूलिथिक, तो कहते हैं न्यूलिथिक। ये 7,000 बीसी से स्टार्ट हो जाता है। ये मध्य पाषाण काल, इसके लक्षण मध्य पाषाण काल के बीच से ही स्टार्ट है। कुछ दिन तो कुछ दिनों तक ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले 7,000 बीसी टू 3,000 बीसी तक ये नौ पाषाण। अब आप देखिए कितना लंबा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा कि इधर बीच में थोड़ा बहुत परिवर्तन इसके आधार पर बंटवारा किया जाए। ठीक है, करेंगे। मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण, इसमें देखिए 3,000, इसमें 6,000 वर्षों का अंतर है, और बीच में ही ये भी शुरू हो गया। मैं कल्चर की बात करूँ, ये प्रागैतिहासिक कल्चर है। यहाँ पर केवल पत्थर के औजार, अंतर समझते, केवल पत्थर। कल्चर लगभग जीवन रहन सहन तो वही है। आज मानव का घुमंतु जीवन, गुफाओं, तंद्राओं, नदियों किनारे रहना, प्राकृतिक आवास और प्राकृतिक भोजन पर भी डिपेंड करते हैं। भोजन के लिए बनाते बनाते नहीं, कच्चे मांस खाते, फल कंदमूल फली वगैरह खाते, नदी से पानी पीते, तो उस क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है, पर प्रकृति को थोड़ा सा मैनेज कर लिया है। हाँ, वही कल्चर है, अलग कल्चर की नहीं है तो है केवल पत्थर। मध्य पाषाण काल में नई बात जो है जिसके कारण मध्य पाषाण काल है, दूसरा काल है, यहाँ पर हड्डी की हो जाता है, हड्डी प्लस मध्य पाषाण काल। अच्छा, कोई एक चीज रहेगी तो जाएगी नहीं, अब पत्थर प्लस हड्डी, अब यहाँ हड्डी प्लस, यहाँ पर नई चीज क्या है जो नव पाषाण काल है, बहुत बड़ा परिवर्तन, तांबा धातु आ गई पहली बार। तांबा प्लस हड्डी प्लस है, वो तो चलता है। मिट्टी बर्तन कब शुरू हुए, लेकिन अभी मिट्टी बर्तन मिलते हैं, तो आप प्लस हो जो पहले लिखा था पहले चलेगा। ठीक है, तो केवल पत्थर, हड्डी और पत्थर, और तांबा, हड्डी और पत्थर, मतलब ये नई चीजें, ये कुछ जैसे यहाँ पर हड्डी नहीं आई, यहाँ पर तांबा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो काल विभाजन को इंडिकेट करते हैं कि आप काल विभाजन करो, संस्कृति बदल चुकी है।
अब जैसे संस्कृति बदल, एक संस्कृति में तलाव को लेकर के चलूंगा यहाँ पर, केवल पत्थर की बात करूं, इस युग में पूरा पाषाण, मानव का जीवन कैसे, अरे वो मैं एक चीज आवास को लेकर के, मैं समाज को लेकर के, यहाँ पर इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी, यानी एकाकी जीवन, यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी के साथ, कोई किसी का सगा संबंध नहीं, कोई समाज, सब लोग अपना अलग अलग शिकार, एक लोग जा रहे हैं अपना शिकार करके, हो सकता है मतलब बहुत ही क्लोज फैमिली वाले मामला हो, बहुत ही क्लोज हो सकता है, बाकी कोई समझ, एकाकी जीवन है एकदम, अकेले अकेले, कोई किसी जानवर वाला ना, जैसे जैसे जानवरों में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, भाई न बहन न बाप माई जो भी है यार, अलग अलग, तो ऐसे ही बिल्कुल इंडिविजुअल जानवरों वाला जीवन है, कोई समूह वगैरह नहीं हो, इंडिविजुअल वैसे थोड़ा बहुत बिल्कुल क्लोज रिलेशन में हो सकता है, माँ बाप या ऐसा कुछ हो जाए, एक आदमी जीवन इंडिविजुअल, एक शिकार कर, दूसरे लोग भी शिकार कर, ये नहीं 10 लोग मिलकर एक शिकार करके लेके चले आए, सब आराम में हो जाएगा, पहला इनका कल्चर क्या है, इनका कल्चर है प्रकृति पर निर्भर होकर के अपनी इंडिविजुअल लाइफ को कैसे जीना, इससे ज्यादा ये स्टार्ट। मध्य पाषाण काल में पहली बार ग्रुपिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, समूहीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, समूहीकरण की प्रक्रिया, प्रमाण है, मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक तो नहीं दूंगा, पर आप इतना जानो, समूहीकरण की प्रक्रिया, छोटे छोटे ग्रुप्स बने, मतलब कुछ रिश्तेदारियां बननी शुरू, मिले आवास वगैरह, कुछ निर्माण, कुछ निर्माण, जैसे कि आवास वगैरह कुछ निर्माण कर सकते थे, आवास में जो बिल्डिंग का नहीं, गड्ढे वड्ढे बना करके रहना है, तो समूहीकरण की प्रक्रिया शुरू, ग्रुपिंग सिस्टम डेवलप होता है, और नौ पाषाण, यहाँ पर यह संस्कृति चेंज देखिएगा, नौ पाषाण परिवर्तन, मैंने निरंतरता और परिवर्तन की बात की, क्या निरंतर है क्या परिवर्तन है, जैसे आप क्या परिवर्तन है, जैसे कि पत्थर आप यहाँ भी देख रहे हैं, पत्थर आप यहाँ देख रहे हैं, पत्थर आप यहाँ भी देख रहे हैं, हड्डी यहाँ देख रहे हैं, हड्डी यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे एक नई नई चीजें आती रही, थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चंस भी पूरा, इतिहास को निरंतरता और परिवर्तन के दायरे में ही पढ़ना, ध्यान दें। तो समूहीकरण की एक प्रक्रिया शुरू हुई और नवपाषाण काल तक आते आते समूहों का समूह बना, समूहों का समूह बन गया, ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स, फॉर्म द ग्रुप ऑफ द ग्रुप्स, समूहों का समूह बना, यानी आप डेफिनेटली कह सकते हो कि यहाँ पर एकाकी जीवन, अकेले अकेले इंडिविजुअल लाइफ में, यहाँ पर कुछ समूह, कुछ रिश्तेदारियां, झुंड में रहना शुरू हुए, यहाँ पर झुंडों का झुंड बना, यानी मतलब पहली बार नवपाषाण काल में पहली बार गांव बना, पहली बार बेसिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, कुछ लोग टाउनशिप भी कहते हैं, किताबों में पढ़ा, लेकिन मैं मानूं तो बेसिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल शिप, रूरल ग्रामीणता, ग्रामीण संस्कृतियों का पहली बार गांव बसे नवपाषाण, और इन्हीं परिवर्तन और निरंतरताओं को जब हम उठा लेंगे, जब अंदर के एक प्रश्न का उत्तर मुख्य परीक्षा का, what was the process of basic establishment of, was the process of basic establishment of culture, आरंभिक बस्तियों के बसाव की प्रक्रिया क्या थी, या प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए, कौन से उन परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए जिसके कारण आरंभिक बस्तियां पहली बार सांस्कृतिक इतिहास में बसी, कुछ ऐसे प्रश्न के नेचर, तो वही होता नेचर चेंज, तो
इस प्रश्न का उत्तर इन परिवर्तनों के दायरे में हम लोग, और पहली बार जब गांव बस गए नवपाषाण काल और तांबा आ गया, अब इसमें सबसे ज्यादा महत्व की चीज कौन? देखो पत्थर तो बहुत मूलभूत चीज है, ये तो परमानेंट तभी है तो अभी है, पत्थर को जब हड्डी वाले तो कम होंगे, विज्ञान के विकास के बाद इसको कर दिया, हड्डी वाला नहीं है। लेकिन अब आप तुलना करो तांबा और पत्थर, तांबा को आप छोड़ दो, मतलब धातु आ गया, धातुओं में भी नई नई धातुएं आती रहेगी, तो धातु और पत्थर के औजार, इन दोनों में सबसे शार्प कौन है, सबसे ज्यादा काम कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा काम कर सकता है धातु, उसको जो ज्यादा महत्व का होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हाईलाइट। तो इस तरीके से अब धातुओं का महत्व बढ़ेगा तो फिर काल भी बदलेगा, एक संस्कृति पाषाण काल की खत्म, ठीक है। तो हालांकि पाषाण काल की संस्कृति अभी तुरंत तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। तांबा आ गया, पत्थर का स्थान अभी भी गौड़ नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, पत्थर अभी भी अपनी प्रमुखता बनाए हुए है, इसलिए तुरंत हम पाषाण काल को भी समाप्त करने वाले हैं। एक नए पेज में एक नए नाम के साथ इस प्रागैतिहास को लेके आकर के, मतलब एक विकसित प्रागैतिहास आप कह जाएंगे, नया नाम, ठीक है, एक विकसित प्रागैतिहास कह सकते हो। नवपाषाण काल के बाद 3000 आता है। क्रम समझ में आ रहा है ना भाई? क्रम समझ में नहीं तो जो भी माध्यम आप लोगों को मिलेगा उस माध्यम से आप क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। तो विकसित प्रागैतिहास, देखो विकसित शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन प्रागैतिहास जब हमने जोड़ दिया तो ये प्रागैतिहास तक ही सीमित है, निकलने नहीं देते, इसकी बाउंड्री बना देता है। प्रागैतिहास किस नाम से जाना जाता है? तांबा पत्थर दोनों मिला लीजिए, ताम्र पाषाण काल, किस नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक भी कहिए आप, प्रोनाउंसिएशन। ताम्र पाषाण काल, ये क्या है? ये विकसित प्रागैतिहास। इसके पहले नवपाषाण काल में गांव बसे थे, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ गांव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रूरल, गांव का विकास, ताम्रपाषाण। इसकी जो डेट है करीब करीब वही 2 और 3000 में समाप्त होना, तो 2 और 3 यहाँ पे कुछ क्रम नहीं तोड़ना है। 2 और 3000 BC 2 काफी लंबा चलेगा। संस्कृतियां निरंतरता बनाए रखती है, परिवर्तन अलग है। 2 और 3000 BC 2 ये चलता है करीब 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 900 ईसा, 900 BC। या कुछ पुस्तकों ने 600 BC तक डेट दी है, मेरे कंफ्यूजन बिल्कुल हो गई। और मैं अपने फंडे पर यार थोड़ा सा मैं ज्यादा ही काम करता हूँ, मैं पहले ही बता दूं, इतिहास में तमाम सारी, इतिहास बड़ा सापेक्ष लेखन है, बहुत विचारधारा के लोग अपने अपने विचार से लिखते हैं, तो हम भी जो है अपने विचार से पढ़ते हैं। हालांकि हमारा विचार परीक्षा के दृष्टिकोण से होता है, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी वाले लोग हैं, तो उत्तर को ऑथेंटिक और ज्यादा से ज्यादा मार्केबल बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अलग अलग विचारधारा, ठीक है, इस हिसाब से लोग लिखते हैं। सापेक्ष इतिहास में जरूर बहुत ज्यादा लिखा गया, इसमें राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसमें मार्क्सिस्ट
विचारधारा है। इसमें साम्राज्यवादी भी विचारधारा के इतिहास है, इंपीरियलिज्म, ठीक है, अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। तो वे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, सबल्टर्न श्रेणी है, तो कोई वादी नहीं है, खुद का वादी है, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये लोग एक ही तत्व को तोड़ मरोड़ देते यार अपने हिसाब से। कोई अशोक को मान कहता है, कोई अशोक को मूर्ख कहता है। मेरे कहने का मतलब कुछ लोगों ने या नए शोधों ने इसको 600 BC तक पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन हम कल्चर पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो वो ग्रामीण विशेषताएं तब तक ही मानी जाएंगी जब तक अपनी विशेषताओं के साथ वो जीवित है। उन विशेषताओं के बाद केवल उनकी खुशबू टहले तो हम उस काल को मान ले, संभव नहीं है। कुछ लोगों ने बस उनकी खुशबू टहले तो उस काल को मान लिया, 600 तक लेके पढ़ा 600 तक नहीं है, 600 तक तो उत्तर वैदिक काल का लास्ट आ जाता है। और लेटर वैदिक पीरियड एक अपना निजी कल्चर परफॉर्म करने में सफल रहा है। लेटर वैदिक का तो वो कल्चर रहा है जो भारतीय संस्कृति का अभी भी आधार बना हुआ है, अभी भी आधार बना हुआ। कितने विरोध और कितने सपोर्ट, इसी का आधार पर तो बड़ा दिक्कत, बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम नहीं मान सकते कि 600 BC तक चला, वो अपना कल्चर लेकर के अपनी विशेषताओं लेकर के बिल्कुल अलग लग रहा है 900। ये मेरा मानना है कि आप लोगों को किसी का अगर हमसे मतैक्यता न बन पाए, किताबों से जाना रहे, तो आप अपने स्वच्छंद है अपना मानने की, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बिना प्रेशर जो है वो मैंने बताया। तो ताम्र पाषाण काल चरकोल थे, ये 900 BC। अब एक ग्रामीण संस्कृति जो नवपाषाण काल में स्टार्ट है, उसके विकास की प्रक्रिया ताम्र पाषाण काल में आती है। वो शुरू से शुरू स्थापित होती है, बड़ा होना शुरू हो गया, अगले दिन तो कुल मिलाकर के ताम्र पाषाण काल विकसित। लेकिन इसके विकास का जो प्रभाव है, विकास का जो परिणाम है, किसी न किसी रूप में दिखता है। एक धारा तो इसकी अपनी चल रही है, ये विकास कर रहा हो, विकास का परिणाम जो सामने है दूसरे रूप में भी इसके पैरेलल दिखता है। अब इसके विकास का ही परिणाम एक रूप में इसके समानांतर दिखता है। सिंधु घाटी की सभ्यता इसके समानांतर ही है। करीब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक, BC तक समान बेटे। इसके डेट में भी प्रॉब्लम है, बताते रहे, समझाएंगे पाएंगे। मैं अच्छी बात है ना, मैं तो अपनी बात पढ़ ली, मैंने जो किया है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छा पढ़ रहा हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC 1500 BC करता है। प्रमाण है भाई, ये मैं सिद्ध कर दूंगा, मैथमेटिक्स इससे और बात नहीं। ये इसके गांव के विकास का एक प्रतिफल है, एक परिणाम है। ये शहरी से देखो, शहर आते हैं तो आए, लेकिन गांव खत्म चल रहा है। स्थापना के प्रोसेस में गांव का विकास हुआ, तो शहर का विकास होता है, शहर बनता है, कैसे बनता है पढ़ाएंगे, अच्छा इकोनॉमिक प्रोसेस है। अब शहर बना, देखो बनना बड़ी बात नहीं है, बने रहना बड़ी बात है, ध्यान दे। बनना बड़ी बात नहीं है, बने रहना बड़ी बात है। तो बना, लेकिन काफी या हमेशा के लिए स्थायी रूप से बना
नहीं रह सकती। पतन हुआ 1500 ईसा पूर्व तक, पतन हुआ तो पता नहीं हुआ तो शहर चला गया, तो चला जाएगा तो क्या खत्म थोड़ा ना हो जाएगा, फिर आकर के उसी ग्रामीण संस्कृति में ये मिल गया, यानी गांव शहर फिर गांव बन गए। पतन होगा मतलब शहरीकरण इसका चले, ठीक है। 1500 तक शहरी अस्तित्व धीरे धीरे करके मिट जाता है और फिर वही ग्रामीण प्रोसेस। लेकिन ग्रामीण प्रोसेस में एक नई लोग नए तौर तरीकों का आदान 1500 में इनपुट हुआ आया, बाहर के लोग आए, ताकि बाहर के यही डिस्कस करे सर, इनको आगे कहा गया है पूरी ग्रामीण संस्कृति, और फिर उनका प्रभाव दिखता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, इसको कहते हैं वैदिक कल्चर, क्योंकि आर्यों का जो कल्चर था वो वैदिक 300 to 600, ठीक है। आर्यों का जो कल्चर था वो वैदिक कल्चर। अब इस वैदिक कल्चर के दो भाग हैं, इसीलिए क्योंकि ये ग्रामीण संस्कृति ताम्र पाषाण का जब तक मेल खाती है तब तक तो वैदिक दोनों साथ में चल, लेकिन बाद ताम्र पाषाण का नाम खत्म हो जाता है। तो मैं इसको अलग से लिखूं कि ताम्र पाषाण काल 900 BC का मामला है, लास्ट इसका जो है, इसके बीच में दो भाग, 1500 ईसा पूर्व BC to 600 BC की जो डेट है उसको कहते हैं वैदिक कल्चर, और वैदिक कल्चर को दो भागों में बांटा गया, 1500 BC to 1000 BC और 1000 BC to 600 BC। ये ऋग्वैदिक काल है, पहला वाला 1500 से, इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है, ऋग्वैदिक पीरियड। इसका ताम्र पाषाण काल का कल्चर काफी मिलता जुलता है, इसलिए ताम्र पाषाण काल दोनों बिल्कुल साथ के नहीं है, ताम्र पाषाण काल में ही ले लिया था। एक विशेष प्रकार के मेदमाट, तो हम गिरवे रंग के मेदमाट ओसीपी कहते हैं, गैरिक मेदमाट कहते हैं, वो ऋग्वैदिक काल में मिला है, जो ताम्र पाषाण काल या ताम्र ढेड़ों का प्रतीक माना जाता है, उसका परिचय है। लेकिन इस ऋग्वैदिक संस्कृति में जो चेंज हुआ और ये मॉडिफाइड हुई, तो उसके बाद इसको लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल का। इसकी अपनी एक पहचान, ताम्र पाषाण काल को इसमें नहीं जोड़ सकते, इसकी अपनी पहचान है, ध्यान दें। तो इस तरीके से 600 BC तक का ये इतिहास। अब ये ताम्र पाषाण काल, ये प्रागैतिहास पढ़ रहे थे, पाषाण काल ताम्र पाषाण, ये प्रागैतिहास चल रहा, यहां तक तो प्रागैतिहास है ताम्र पाषाण काल, लेकिन कब तक प्रागैतिहास है? तो इस प्रागैतिहास का परिवर्तन होता है जब इस ताम्र पाषाण काल के बीच में करीब 2500 ईसा पूर्व में इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापना होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अस्तित्व में, इसका पता चलता है, अस्तित्व में आता है जहां के आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों में हमको लिपियों के प्रमाण मिले, पहली बार स्क्रिप्ट मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिला है? स्क्रिप्ट, हालांकि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो 2500 BC के जस्ट बाद जब स्क्रिप्ट आ गई है, और वैदिक काल में भी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ी नहीं जा सकी। यहीं पर इतिहास का जो प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास में जो विभाजन हुआ है तीन भागों में, ये प्रमाणों के आधार पर हुआ है। प्रमाण में कहा गया कि लिटरेचर है लेकिन पढ़े नहीं जा सके, तो आद्य इतिहास लिटरेचर है कहाँ से? सिंधु घाटी की सभ्यता को, यानी
इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं? आद्य आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। यहां से प्रोटो हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। अब वैदिक वगैरह भी प्रोटो में ही आ जाते हैं। आद्य इतिहास के बाद वैदिक भी पूरा प्रोटो में ही आ जाते हैं, क्योंकि वैदिक में लिटरेरी एविडेंस तो है यार, पढ़ भी लिए गए, लेकिन वहां पर आर्कियोलॉजिकल तो कोई एक ही एविडेंस है, दो नहीं है, साथ साथ एक दूसरे को प्रमाणित करते हैं, रखा गया है। लेकिन लेटर वैदिक के बाद जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, यानी आफ्टर 600 बीसी, आफ्टर 600 बीसी जो डेट है वो है पोस्ट वैदिक। यहां से इतिहास के लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाता है। हिस्ट्री के लक्षण प्रकट होना यानी कुछ कुछ प्रमाण आर्कियोलॉजिकल ऐसे मिलना शुरू हो जाते हैं जो साहित्यिक साक्ष्यों को अप्रूव कर रहे हैं, साहित्यिक साक्ष्यों को अप्रूव। ठीक है, तो आज हम लोग 600 बीसी तक का ही डिवीजन कर पाए। क्रम व्यवस्था में हम लोगों ने संस्कृति और संस्कृतियों की पहचान और उसमें परिवर्तन और उसमें निरंतरता दोनों का ध्यान रखते हुए एक डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में इतिहास तो पूरा हम लोग देख लेंगे कब तो क्या और क्यों है, फिर एक एक खंड को पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 600 बीसी तक का डिवीजन किए, थोड़ा बहुत उसके बारे में जाने, उसकी क्रम व्यवस्था के बारे में जाने, उसकी निरंतरता के बारे में जाने, उसके परिवर्तन के बारे में कि कहां से क्या होता है। ठीक है, कल की चर्चा आफ्टर 600 बीसी, थोड़ा बहुत वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मान के चलिए कि आफ्टर 600 बीसी यानी पोस्ट वैदिक पीरियड के आगे के इतिहास की क्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, संस्कृतियों पर चर्चा करेंगे, संस्कृतियों में निरंतरता पर चर्चा करेंगे और उसमें परिवर्तन पर, और ये निरंतरता और परिवर्तन पर चर्चा करते करते पूरे सिलेबस को हम लोग एक बार टच करेंगे। फिर एक एक खंड उठा के पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा, और प्रश्न भी कितने आसानी के साथ हम पकड़ लेंगे, प्री के भी और मेंस के। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हो गया तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी तो है आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ क्लास कक्षा ही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।